प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 12 के टॉपिक शुरू करेंगे और इसमें पहला टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसे हम आव्यूह भी कहते हैं। और आज हम इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न सरल करेंगे। 12th क्लास का हम लगभग सिलेबस 120 डेज की क्लास में पूर्ण कर देंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है, ये आज से शुरू कर रहे हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आव्यूह या मैट्रिक्स का परिचय, उसके बारे में जानेंगे हम। आव्यूह को किस प्रकार से संकेतित किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। आव्यूह के क्रम के बारे में जानेंगे। दो आव्यूह की समानता की क्या शर्त है उसके बारे में जानेंगे। आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे और शून्य आव्यूह और एक आव्यूह के परिवर्त के बारे में जानेंगे। सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके पश्चात हम प्रश्नमाला 3.1 के प्रश्न सरल करेंगे। अभ्यास हेतु भी आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। सर्वप्रथम हम आव्यूह सिद्धांत के उद्भव के बारे में जानते हैं। सन 1857 में गणितज्ञ आर्थर केली जब समीकरणों का हल करने का प्रयास कर रहे थे, तब भी आव्यूह सिद्धांत की जानकारी हुई। इसमें एक ही प्रकार की राशियों अथवा वस्तुओं का एक आयताकार विन्यास बनाया जाता है तथा इन विन्यासों के गुणधर्म के आधार पर विज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित अनेक विषयों का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जाना संभव हुआ है। आव्यूह का संकेतन और परिभाषा। समान राशियों या संख्याओं को पंक्तियों या स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह किसे कहते हैं? या तो समान राशियां या संख्याएं को हम पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं। ये राशियां या संख्याएं वास्तविक या समिश्र हो सकती है। आव्यूह में संख्याएं किसी भी कोष्ठक में बंद करके लिखी जा सकती है। जैसे यहाँ हमने 3 प्रकार के कोष्ठक लिखे हैं। एक तो कर्ड ब्रैकेट बनाया है और एक यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया और यहाँ डबल मॉडुलस ब्रैकेट है उसका यूज़ किया है। ठीक है, तो देखिएगा आव्यूह एक्चुअल में है क्या। यहाँ हमने कुछ पंक्तियाँ ली, जैसे एक ये पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति है, और ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ है। तो पंक्तियों और स्तंभों में हमने संख्याओं को हम राशियां भी ले सकते हैं, संख्याओं को व्यवस्थित किया है यहाँ। ठीक है, तो एक्चुअल में आव्यूह है क्या? समान राशियों या संख्याओं को पंक्तियों स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास को ही हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अवयव है, ये 1 3 5 -2 0 7, ये इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम इस ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का। हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, इन ब्रैकेट्स का भी यूज़ नहीं करेंगे। हम स्क्वायर ब्रैकेट से ही ज़्यादातर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सामान्यतः आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे A = 1 3 5 -2 0 7 एंड B = 3 5 -1 एंड 6, ये इसके अवयव हैं। ठीक है, आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है, इसका मान नहीं होता है। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, आव्यूह एक मान से व्यक्त कर देते हैं। आव्यूह का जो मान होता है सारणिक होती है वो। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। आव्यूह से हम आव्यूह को हम एक संख्या से संबद्ध अवश्य करते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, और वो एक सारणिक होता है। ठीक है, तो आव्यूह का कोई मान नहीं है। आव्यूह का क्रम। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो आव्यूह का क्रम m गुना n कहलाता है तथा इसमें अवयवों की संख्या mn होती है। जैसे यहाँ हमने एक आव्यूह A रिप्रेजेंट किया है, इसमें m पंक्ति और n स्तंभ है। तो ये प्रथम पंक्ति है। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है। इसी प्रकार से चलते चलते ये iवीं पंक्ति है और ये लास्ट mवीं पंक्ति है। इसमें m पंक्तियाँ हैं और स्तंभों की संख्या n है। तो ये प्रथम स्तंभ है, ये द्वितीय स्तंभ है, और इसी प्रकार से ये जेवां स्तंभ है और ये लास्ट nवां स्तंभ है। अब देखिएगा प्रथम पंक्ति के जो अवयव हैं उनका जो प्रथम अवयव है A11 से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में आता है। तो इसके जो पदांक अक्षरों में जो दो अवयव हैं, दो संख्याएं हैं, प्रथम संख्या है वो तो इसके
पंक्ति की संख्या को, और जो द्वितीय संख्या है वो इसकी स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो A11 प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव हो गया, A12 प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का अवयव। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रथम पंक्ति के अवयव उन सभी के अंदर प्रथम जो अवयव है वो 1 ही होगा। ठीक है, और द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं उनके जो पदांक का जो पहला अक्षर है वो 2 होगा। इसी प्रकार से AIG क्या होगा? भी आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव। ठीक है, ये प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति, ये आईवीं पंक्ति और ये एमवीं पंक्ति। इसी प्रकार से ये प्रथम स्तंभ हमारे पास में, ये द्वितीय स्तंभ और ये हमारे पास में हो गया जेवा स्तंभ। ठीक है, अब जेवा स्तंभ में तो दूसरा जो पदांक अक्षर है वो जी होगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास में एनवा स्तंभ है। ठीक है, अंतिम स्तंभ, तो इसके जो पदांक का द्वितीय अक्षर है वो सभी में एन है। इसी प्रकार से AMN क्या होगा? AMN एमवीं पंक्ति और एनवें स्तंभ, एमवीं पंक्ति ये है और एनवा स्तंभ ये है। ठीक है, AMN एमवीं पंक्ति और एनवें स्तंभ का अवयव है। यह आव्यूह का व्यापक रूप है। इसमें A11, A12 एंड सो ऑन AMN आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। AIG आव्यूह के आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में आने वाले अवयव को दर्शाता है। अतः संक्षेप में इस आव्यूह को हम A = AIG M गुना N से व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिएगा, इस पूरी मैट्रिक्स को या इस पूरे आव्यूह को हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, A = AIG M गुना N। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें M पंक्ति और N स्तंभ है, इससे व्यक्त किया जाता है। AIJ पदांक अक्षरों में प्रथम अक्षर अर्थात I सदैव पंक्ति की संख्या को और J सदैव स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। आव्यूह के प्रकार, इसमें प्रथम प्रकार है पंक्ति आव्यूह। नाम से स्पष्ट है, पंक्ति आव्यूह के अंदर केवल एक ही पंक्ति होती है और स्तंभ आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होता है। तो ये 2 प्रकार होंगे। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम 1 गुना n होगा, जिसमें n स्तंभों की संख्या है। जैसे यहाँ एक आव्यूह दिया गया है जिसके अवयव 2, 5 और 3 है। इसका जो क्रम है 1 गुना 3 है। ठीक है, इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसी प्रकार से एक B आव्यूह है जिसमें एक पंक्ति है और 4 स्तंभ है। यह भी एक पंक्ति आव्यूह, इसके अवयव 0, -1, 7 और -2 है। नेक्स्ट स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम n गुना 1 है, जिसमें n पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है। A = 2, 5 और 3 ये एक स्तंभ आव्यूह है और इसके अंदर 3 पंक्तियाँ हैं जिसके अवयव 2, 5 और 3 दिए गए हैं और इसका क्रम है 3 गुना 1 है। इसी प्रकार से एक B आव्यूह है जिसका क्रम है वो 4 गुना 1 है और इसके अवयव 0, -1, 5 और 3 है। आव्यूह के प्रकार में तीसरा प्रकार है हमारे पास में शून्य आव्यूह। नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो। वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है और इसे बड़े आकार के शून्य से व्यक्त करते हैं। जैसे शून्य ये शून्य आव्यूह हमारे पास में बड़े आकार का शून्य लिखना है, 0, 0 प्रत्येक अवयव 0 है इसका। और ठीक इसी प्रकार से एक शून्य आव्यूह और है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य, इसका क्रम 2 गुना 3 है। आव्यूह के प्रकारों में चौथा प्रकार है वर्ग आव्यूह। नाम से स्पष्ट है कि वर्ग आव्यूह अर्थात इसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे 2 गुना 2 क्रम का एक आव्यूह दिया गया, इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या 2 और 2 है। इसी प्रकार से एक B आव्यूह है जिसके अवयव 0, 1, 5, 2, 3 और 7, 6, -4 और 8 है और इसका क्रम 3 गुना 3 और अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इसकी भी समान है। यह भी एक वर्ग आव्यूह है। और एक व्यापक रूप का आव्यूह लिखा गया है वर्ग आव्यूह, जिसके अवयव A11, A12 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22 एंड सो ऑन, A2n एंड सो ऑन, AN1, AN2 एंड सो ऑन, ANN। क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या n और n है और इसका क्रम n गुना n है। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह को हम ये n क्रम का दोनों ने बोलकर एक ही बोला जाता है, n क्रम का वर्ग आव्यूह कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, और ये जो A11 है, A11, A22, ANN, ओके, ये जो अवयव है A11, A22, ANN, ये विकीर्ण के अवयव कहलाते हैं तथा इस विकीर्ण को मुख्य विकीर्ण कहते हैं। इस विकीर्ण के अवयवों के दोनों पदांक समान होते हैं। ये जो बना है A11, A22, ये मुख्य विकीर्ण के अवयव हैं। ठीक है भी। नेक्स्ट हमारे पास में
अवयव के प्रकार में नेक्स्ट प्रकार है विकीर्ण अवयव। वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो विकीर्ण अवयव कहलाता है। जैसे a इज इक्वल टू ए आई जे एन गुना एन में ए आई जे इज इक्वल टू 0 यदि i इज नॉट इक्वल टू j। जैसे यहाँ देखिएगा ये एक विकीर्ण अवयव है, इसमें विकीर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, i इज नॉट इक्वल टू j का क्या मतलब हुआ। i इज इक्वल टू j में तो ये विकीर्ण के अवयव आ जाते हैं, जैसे a11 a11 a22 ये i और j की वैल्यू इक्वल वाले हैं। और यहाँ जो हमारे पास में अवयव आते हैं इनके पदांक होते हैं a12। ठीक है, और इसका जो एड्रेस होगा क्या होगा 821, क्योंकि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का है, तो इनके लिए i और j की वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जिनके लिए i और j की वैल्यू सेम नहीं है। जैसे यहाँ भी देखिएगा ये विकीर्ण के अवयव हैं a11 a22 और a33, ये सारे नॉन जीरो हैं और इसके अलावा से सभी अवयव 0 हैं हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है, एक विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हों अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव में a इज इक्वल टू ए आई जे एन गुना एन में ए आई जे की वैल्यू 0 जब i इज नॉट इक्वल टू j और i इज इक्वल टू j हो तब हमारे पास में वैल्यू k और k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे एक अवयव लिखा हमने, इसमें विकीर्ण के सभी अवयव समान है और शेष सभी अवयव शून्य है। एक वर्ग अवयव भी है और ये एक विकीर्ण अवयव भी है और ये एक सदिश अदिश अवयव भी है। अदिश अवयव में विकीर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 3 गुना 3 का एक अवयव दिया गया है और इस अवयव में विकीर्ण के सभी अवयव समान है, इसलिए ये है एक अदिश अवयव और विकीर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य भी है। नेक्स्ट अवयव के प्रकारों में हमारे पास में नेक्स्ट प्रकार है इकाई अवयव। वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव इकाई हो इकाई अवयव कहलाता है। इसे i से निरूपित करते हैं। अतः इकाई अवयव में ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे एन गुना एन में ए आई जे इज इक्वल टू 0 जब i इज नॉट इक्वल टू j और 1 जब i इज इक्वल टू j। यहाँ i2 एक 2 गुना 2 क्रम की इकाई अवयव है जिसके अवयव 1 0 0 1 है और एक i3 हमारे पास में 3 इंटू 3 क्रम की इकाई अवयव है जिसके अवयव 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 है। i2 का मतलब 2 गुना 2 क्रम हो गया और i3 का मतलब 3 गुना 3 क्रम की इकाई अवयव। इकाई अवयव किसे कहते हैं, जिसमें विकीर्ण के अवयव इकाई और शेष सभी अवयव शून्य। ये अदिश अवयव भी है। अदिश अवयव क्यों है, क्योंकि अदिश अवयव में विशेषता होती है कि विकीर्ण के अवयव समान और शेष सभी अवयव शून्य हो। इसलिए हमने परिभाषा में लिखा है वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव इकाई, ठीक है, इकाई अवयव कहलाता है और इसे हम i से निरूपित करते हैं। i2 का मतलब हो गया 2 गुना 2 क्रम की इकाई अवयव और i3 3 गुना 3 क्रम की इकाई अवयव को रिप्रेजेंट करता है। अवयव के प्रकार में नेक्स्ट प्रकार है हमारे पास में ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। a इज इक्वल टू ए आई जे एन गुना एन में ए आई जे इज इक्वल टू 0 जब i इज ग्रेटर देन j। जैसे यहाँ मेरे पास में 2 अवयव दिए गए हैं। i ग्रेटर देन j का मतलब ये हो गया कि जैसे ये देखिएगा इन अवयवों के लिए, ये जो विकीर्ण के अवयव इन अवयवों के लिए तो i और j की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, और इन अवयवों के लिए i की वैल्यू j से छोटी होती है और ये जो नीचे अवयव होते हैं मुख्य विकीर्ण से नीचे के जो अवयव होते हैं उनके लिए i की वैल्यू j से बड़ी होती है। जैसे देखिएगा ये इस अवयव का एड्रेस क्या होगा 821 ए आई जे में i की वैल्यू j से बड़ी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो अवयव है मेरे पास में A31 है, इसमें भी i की वैल्यू j से बड़ी है। तो कौन से अवयव शून्य होने चाहिए, aij 0 जब i का मान j से बड़ा हो। तो इस प्रकार से हमें मुख्य विकीर्ण के नीचे के अवयव शून्य प्राप्त होंगे और ऊपर एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक ऊपर त्रिभुज बन गया, इसलिए हम इसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। निम्न त्रिभुजाकार अवयव में भी सेम हो जाएगा और उसके लिए मुख्य विकीर्ण के ऊपर के अवयव सभी शून्य होंगे, ठीक है। जैसे ये मुख्य विकीर्ण से ऊपर के अवयव यहाँ शून्य और यहाँ भी मुख्य विकीर्ण से ऊपर के जो ये समस्त अवयव हैं ये शून्य है और नीचे हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। इस कारण से हम इसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। अब
निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह की विशेषता क्या होती है? इसमें ए आई जे जीरो कौन से होंगे? जिनके लिए आई की वैल्यू जे से छोटी है। और मुख्य विकीर्ण से ऊपर के जो ये अवयव है, इन सभी के लिए आई की वैल्यू जे से छोटी होती है। जैसे ये अवयव है, इस अवयव का एड्रेस क्या होगा? A12, आई की वैल्यू जे से छोटी है। और इस अवयव का एड्रेस क्या होगा मेरे पास में? A13, क्योंकि ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, यहाँ भी आई की वैल्यू जे से छोटी है। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा ये अवयव, ये A23 है, ठीक है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है ये, ठीक है। तो ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह हमने समझ लिए हैं। नेक्स्ट आव्यूह के गुणधर्मों पे चलते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलना और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए ट्रांसपोज या ए डैश से निरूपित किया जाता है। यदि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम गुना एन है तो ए का जो इसका जो परिवर्त आव्यूह है उसे ए के ऊपर टी लगा के, यानी कि एज ट्रांसपोज ऑफ ए भी बोलते हैं हम इसे, से निरूपित करते हैं। और ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के ऊपर डैश लगा के भी निरूपित करते हैं, इज इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए का जो क्रम है m गुना n है तो ए के ट्रांसपोज का क्रम हमारे पास में n गुना m हो जाएगा, ठीक है, क्रम भी उल्टा हो जाएगा यहाँ। जैसे हमारे पास में एक मैट्रिक्स दिया गया है a इज इक्वल टू 1 0 2 5 3 -4 जिस 3 8 और 6 ये इसके अवयव हैं। हमने इसका ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात किया। हमने ये प्रथम पंक्ति थी 1 0 2, इसे प्रथम स्तंभ में बदल देना है। और ये दूसरी पंक्ति थी 5 3 और -4, इसे हमने दूसरे स्तंभ में बदल देना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये तीसरी पंक्ति है 3 8 एंड 6, इसे हमने तीसरे स्तंभ में बदल दिया। तो पंक्तियों को हमने क्या किया? स्तंभों में बदल दिया और स्तंभ पंक्तियों में बदल गए स्वतः ही। जैसे ये स्तंभ था 1 5 और माइनस, ये अपने आप भी स्वतः ही पंक्ति में बदल गया। यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा हमें, वो मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यहाँ क्रम समान था 3 गुना 3, तो इसका क्रम भी 3 गुना 3 ही हो गया। एक अन्य उदाहरण देखिएगा जिसमें हमारे पास में पंक्तियाँ दी गई है, 3 पंक्तियाँ दी गई जिसके अब 1 3 5 0 और 2 और -4, और इसका क्रम 3 गुना 2 है। तो हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स किया तो उसका क्रम 2 गुना 3 हो गया। और जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना हमने, तो यहाँ पंक्ति हमारे पास में 1 3 थी और उसके स्तंभ में बदल गई है 1 3 हो गई है स्तंभ। और इसी प्रकार से 5 0 ये यहाँ दूसरी पंक्ति थी, ठीक है, और यहाँ 5 0 दूसरा स्तंभ बदल दिया है हमने इसमें। और 2 और -4 ये तीसरी पंक्ति थी, और यहाँ हमने यहाँ 2 आएगा भी, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ये तीसरा स्तंभ आ जाएगा हमारे पास में। तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर जो आव्यूह हमें प्राप्त होगा वो मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ठीक है। सम्मित आव्यूह पे चलते हैं अब हम। सम्मित आव्यूह क्या है? एक वर्ग आव्यूह ए सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। जैसे हमने एक ए आव्यूह लिया जिसके अवयव 2 -3 और 4 है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करें, यानी कि इसका परिवर्त ज्ञात करें, यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल लें, तो ये 2 और -3 प्रथम पंक्ति है, 2 और -3 हमने इसे स्तंभ में बदल दिया, और -3 और 4 ये दूसरी पंक्ति थी, यहाँ हमने दूसरा स्तंभ ज्ञात कर लिया है, ठीक है भी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मूल मैट्रिक्स थी उसी के ही समान है, यानी कि ए के इक्वल ही आ गया, अर्थात ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये सम्मित आव्यूह कहलाता है। सम्मित आव्यूह की एक विशेषता होती है कि ये जो मुख्य विकीर्ण है, ये मुख्य विकीर्ण है, मुख्य विकीर्ण के सापेक्ष समान दूरी के अवयव हैं वो समान होते हैं। जैसे इस मुख्य विकीर्ण के जो इस ओर का अवयव है और इस ओर का अवयव ये समान है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं सम्मित आव्यूह में सभी अवयव मुख्य विकीर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान होते हैं, अर्थात ए आई जी और ए जी आई की वैल्यू समान होगी। विषम सम्मित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ए विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर हो। जैसे ए इज इक्वल टू हमें दिए गए 0 3 -3 और 0, ठीक है। हमने इसका ट्रांसपोज ज्ञात किया तो हमारे पास में आ गया 0 -3 3 और 0, और जो कि -a के बराबर है, ठीक है। अतः यह आव्यूह एक विषम सम्मित आव्यूह है। विषम सम्मित आव्यूह में सभी अवयव मुख्य विकीर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर परिमाण में समान किंतु एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं, अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू -a ji।
ठीक है। और सममित आव्यूह में तो ए आई जे की वैल्यू ए जी आई के इक्वल होती है, और विषम सममित आव्यूह में ए आई जे की वैल्यू है माइनस ए जी आई के इक्वल होती है। ये एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, क्योंकि परिभाषा से हमने लिखा था ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जी आई में यदि आई इज इक्वल टू जे हो तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई आई। हम राइट हैंड साइड को में जो अवयव दिया गया है माइनस ए आई, उसे लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं, हमें प्राप्त होता है ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो हमें प्राप्त हुआ 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से सरल करने पर हमें ए आई आई की वैल्यू 0 प्राप्त होगी फॉर ऑल आई। ए आई आई का मतलब यह है कि आई और पदांक में जो प्रथम और द्वितीय अक्षर समान है, अर्थात A11, A22 इत्यादि, ये सभी शून्य हैं, ठीक है। अतः विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट, यदि A एक वर्ग आव्यूह है तो A प्लस A का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है, और A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होता है। A का ट्रांसपोज तथा A का ट्रांसपोज A सममित आव्यूह होता है, और A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर हमें A प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। हमने एक ए आव्यूह लिया और उसे हम 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ ये जो प्रथम आव्यूह है ये वाला तो हमारे पास सममित आव्यूह है, और ये विषम सममित आव्यूह है। जहाँ एक वर्गाव्यूह है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो। जैसे एक ए आव्यूह दिया गया है जिसके अवयव 2 -3 और 0 और 3 -4 और 2 है, और एक बी आव्यूह दिया गया हमें B11, B12, B13, B21, B22 और B23 इसके अवयव हैं। समान आव्यूह है तो संगत अवयव भी समान होंगे, अर्थात B11 की वैल्यू 2, B12 की वैल्यू -3 और B13 की वैल्यू 0। इसी प्रकार से B21 की वैल्यू 3 और B22 की वैल्यू -4 और B23 की वैल्यू 2। दो आव्यूह समान होने की पहली शर्त तो यह है कि उनके क्रम समान होने चाहिए, ठीक है, और दूसरी शर्त यह है कि उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। उदाहरण संख्या 1, आव्यूह A का क्रम 3 × 5 है तथा R A की पंक्ति आव्यूह है, तो आव्यूह R का क्रम लिखिए। चूँकि आव्यूह A का क्रम 3 × 5 है, A की प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव है। क्योंकि R किस प्रकार की आव्यूह है, A की पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह दैट्स मीन इसमें A की पंक्ति होगी, और इसके स्तंभों की संख्या है वो A के स्तंभों की संख्या के समान, अतः R का जो क्रम है वो 1 × 5 होगा। दूसरे उदाहरण पे चलते हैं हम। उदाहरण 2 में कहते हैं, एक 2 × 3 क्रम की आव्यूह A इज इक्वल टू ए आई जे लिखिए, जिसके अवयव नंबर 1 ए आई जे इज इक्वल टू 2i + j और नंबर 2 ए आई जे इज इक्वल टू i² - j² से ज्ञात हो। हल, क्योंकि आव्यूह का जो क्रम है वो 2 × 3 है, यानी कि इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे, तो हमने इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ बना लिए, और जिसका पहला अवयव A11, A12 और A13, दूसरी पंक्ति के अवयव A21, A22 और A23। हाँ, अब हम इनकी वैल्यूज ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें एक AIJ की वैल्यू दी गई है 2i + j, तो अब हम A11 ज्ञात करते हैं, यानी कि i और j की वैल्यू 1 रखेंगे। इसे सरल करने पर हम पाते हैं A11 की वैल्यू 3, और A12 की वैल्यू भी हम इसी प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं, i की जगह 1 और j की जगह 2 रखकर। A13 की वैल्यू भी हमने इसी प्रकार से, और A21, A22 और A23 की वैल्यू भी हमने इसी प्रकार से इस फॉर्मूले में रखकर ज्ञात कर ली, ठीक है भाई। अब हमने ये सभी जो वैल्यूज़ आई है, अब इन सभी वैल्यूज़ को A11 की वैल्यू, A12 की, A13 की, A21 की, A22 की और A23 की वैल्यूज़ है, इसके अंदर रखने पर अभीष्ट आव्यूह हमारे पास में A आ जाएगा। वो आ गया हमारे पास में 3, 4, 5 और 5, 6 और 7। ये वैल्यूज़ रखने पर हमने A आव्यूह ज्ञात कर लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे इसी प्रकार से। सेकंड पार्ट में हमने AIJ की वैल्यू दी गई है i² - j²,
तो हम पहले की तरह A11, A12 और A13 की वैल्यू, A21, A22 और A23 की वैल्यूज़ ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास में 0, -3, -8, 3, 0 और -5 प्राप्त होती है। अतः ए अवयव हमारे पास में हो जाएगा 0, -3, -8, 3, 0 और -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदाहरण संख्या 3 में कहता है x, y और z के किन मानों के लिए अवयव a तथा b समान अवयव है, जहां a अवयव हमें दिया गया है 2, 0 और x + 3 और y - 4, 4 और 6, और b अवयव दिए गए 2, 0 और 6 और -2, 4 और 2z। चूँकि a व b समान अवयव है, अतः हमने इन दोनों अवयव को बराबर में लिख दिया है। ठीक है भाई, ये a अवयव और ये b अवयव। अब यहाँ देखिएगा संगत अवयव समान होने चाहिए, तो ये तो अवयव समान ही है, तो यहाँ से हमारे पास में x + 3 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए, और y - 4 है वो -2 के इक्वल होना चाहिए, और 6 है वो 2z के इक्वल होने चाहिए। अर्थात हमारे पास में यहाँ से 3 समीकरणें आ जाएगी। पहली समीकरण x + 3 = 6, यहाँ से x का मान हमारे पास में 3 आ गया, और दूसरी समीकरण y - 4 = -2, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2, और 2z = 6, यहाँ से z की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण संख्या 4 में कहता है यदि a ये दो अवयव हमें समान दिए गए हैं, इसमें 2x + y प्रथम अवयव है, फिर 3 और फिर x - 2y और फिर a - b, 2a + b और -5, ये 3, 3, 4, 4, -1 और -5 के इक्वल है। तो हम देखते हैं कि ये तो समान है, यहाँ 3 आया, यहाँ भी 3 है, और यहाँ -5 है, यहाँ भी -5 है। अब जो शेष बचे वो संगत अवयव समान होने चाहिए, यानी कि इस 2x + y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, और x - 2y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4, और a - b की वैल्यू होनी चाहिए 4, और 2a + b की वैल्यू होनी चाहिए -b। ठीक है, तो x, y, a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोनों अवयव समान क्रम के समान अवयव है, अतः इनके संगत अवयव समान होंगे, अर्थात 2x + y का मान 3 और x - 2y = 4 और a - b = 4 और 2a + b = -1। ठीक है, पहली और दूसरी समीकरण को सॉल्व करके हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरी और चौथी समीकरण को सॉल्व कर हम a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 को 2 से गुना करके समीकरण 2 में जोड़ने पर हम पाते हैं 5x = 10, और जिसे सॉल्व करने पर हमारे पास में x का मान 2 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाएंगे कि 4 + y = 3, और सॉल्व करने पर y का मान हमारे पास में -1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम 3 और 4 समीकरण को सॉल्व कर a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं, और a का मान हमारे पास में 1 और b का मान हमारे पास -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण संख्या 5, 12 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। क्योंकि अवयवों की संख्या 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2 और 12 × 1। अतः संभावित क्रम हमारे पास में 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2 और 12 × 1 होंगे। अभ्यास हेतु प्रश्न, ये जो 3.1 के समस्त प्रश्न हैं वो अभ्यास हेतु है, जिसमें पहला प्रश्न कहता है यदि अवयव a = aij 2 × 4 हो तो a में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो क्रम है 2 × 4 है, तो अवयवों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 4 × 4 का इकाई अवयव लिखिए, तो आप लिख सकते हैं जिसमें 4 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ है। इकाई अवयव की क्या विशेषता होती है, इसमें विकीर्ण के अवयव 1-1 होते हैं और शेष सभी अवयव 0 होते हैं। और क्वेश्चन संख्या जो 3 दिया गया, इसमें 2 अवयव समान दिए गए हैं, a का मान ज्ञात करना है, तो आप इसके संगत अवयवों की तुलना करके a के मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहता है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। जैसे हमने उदाहरण किया था इसमें जिसमें 12 अवयव थे, तो ठीक उसी प्रकार इसमें आप संभावित क्रम लिख सकते हैं। एक 2 × 2 क्रम का अवयव ज्ञात करना है, ये भी ठीक उसी प्रकार उदाहरण जैसा ही है। आपने यहाँ 3 कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन में aij की वैल्यू ये लेनी है हमने, और सेकंड कंडीशन में aij की वैल्यू ये लेकर मान ज्ञात करने आपने। ठीक है, तो चूंकि 2 × 2 क्रम की अवयव है, तो इसमें अवयव कौन कौन से होंगे, a11, a12, a21 और a22। आपने इन चारों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6 में कहते हैं एक 2 × 3 क्रम का अवयव a = aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव aij। ये भी सेम इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, यहाँ aij की वैल्यू इस उत्तर से आपने ज्ञात करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट, इसमें दो अवयव समान दिए गए हैं और a प्लस बी की वैल्यू 6 आ जाएगी और ए बी की वैल्यू कितनी होगी 8। इन दो समीकरणें बनेगी, इन दोनों समीकरणों से a और b की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ एक द्विघाती समीकरण बनेगी। आप समीकरण नंबर 2 जो है ए बी इज इक्वल टू 8 बनेगा, उस समीकरण से b की वैल्यू या a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिएगा और जिसे सरल करने पर एक द्विघाती समीकरण आएगी आपके पास, उससे आप मान ज्ञात कर सकते हो। यहाँ भी दो अवयव समान दिए गए हैं, इनसे आप ए और एक्स वाई जेड और पी के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 9th क्वेश्चन भी समान अवयव से रिलेटेड है, यानी कि संगत अवयव बराबर रख के आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट समाप्त।